हे गाइस, स्टडी इज इक्वल जीएस फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत करता है। ये एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटी सेक्शन का लेक्चर है, जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 11th की पॉलिटी, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की फर्स्ट पार्ट, दो बुक है ना, तो ये फर्स्ट बुक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर सेकेंड को हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि क्या है, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो पार्ट में ये वीडियो आ चुकी है, ये लास्ट पार्ट है। इसको मिला करके ये जो सेकंड चैप्टर है क्लास 11 की पॉलिटी का, राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सारे 6 फंडामेंटल राइट, वो पूरा लिस्ट हमने देखा कि किस लिस्ट में कौन कौन से राइट्स दिए हुए हैं। ठीक, उसमें से हमने 2 राइट, कौन कौन सी? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम, इन दोनों को डिटेल वे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा था। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, इन दोनों को लास्ट वीडियो में हम डिटेल वे में डिस्कस कर लिए थे। ठीक, थर्ड वीडियो में इस वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? थर्ड पार्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं यहाँ से, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और जल्दी से इस वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं, जिससे जो चैप्टर सेकेंड है पॉलिटी का वो कंप्लीट हो जाए। देखो, एक्सप्लॉयटेशन इस शब्द का मतलब क्या है? किसी चीज को बहुत ज्यादा दबाना, हनन करना, हनन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब समझ में आया? तो इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमारा जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें राइट दिया हुआ है। एक्सप्लॉयटेशन के 2 फॉर्म को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैन किया गया है, मतलब कि क्या किया गया है? पूरे तरीके से रोक दिया गया है। ठीक है, प्रोहिबिट किया गया है। ठीक, अब कौन कौन से 2 फॉर्म है? देखो, एक फॉर्म कौन सा है? जो बेगर या फोर्स्ड लेबर का फॉर्म है। एक्सप्लॉयटेशन के 2 फॉर्म को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट किया गया है। कौन कौन सा? बेगर और फोर्स्ड लेबर। ये एक्सप्लॉयटेशन का फॉर्म है कि नहीं? एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब उनको शोषण करना, है ना, नहीं, शोषण कह सकते हैं, शोषण। ठीक है, तो किस फॉर्म को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट किया गया है? पहला तो बेगर और फोर्स लेबर फॉर्म। दूसरा फॉर्म कौन सा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग का खरीदना, या ह्यूमन बीइंग को खरीदना या बेचना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग कोई सामान तो है नहीं, आप उसको खरीद बेच कैसे सकते हैं? इसका मतलब कि आप उसका शोषण कर रहे हैं। तो ये दोनों फॉर्म ऐसे हैं जिसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से क्या किया गया है? प्रोहिबिट किया गया है। ये याद रखिएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में मतलब ये पॉइंट है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 2 तरह के फॉर्म, एक्सप्लॉयटेशन के फॉर्म को पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से प्रोहिबिट किया गया है। कौन कौन सा? पहला तो बेगर और फोर्स लेबर का फॉर्म, और दूसरा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। अरे आप फोर्सफुली क्यों काम करवाओगे? जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको पैसा दो। ठीक है, पहला तो ऐसे हो गया। दूसरा, ह्यूमन बीइंग कोई सामान थोड़ी ना है कि आप उसको खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसमें भी जान है। ह्यूमन बीइंग में क्या है? जान है। जैसे आप एक इंसान हो, वैसे सामने वाला भी एक इंसान है, तो आप उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कैसे? तो ये दोनों चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, इट हैज़ नाउ बिन डिक्लेयर्ड अ क्राइम, ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों फॉर्म हैं, ये अब क्या डिक्लेयर्ड हो गई हैं? क्राइम डिक्लेयर्ड हो गई हैं, और अगर कोई ऐसा करता है तो ये पनिशेबल होगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्म एक्सप्लॉयटेशन का अब भारत में क्राइम डिक्लेयर्ड हो गई हैं, और अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है तो वो क्या होगा? पनिशेबल होगा। ठीक, देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में एक चीज़ और है, वो तो हमने पीछे 2 फॉर्म देख लिया कि एक्सप्लॉयटेशन के 2 फॉर्म को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, प्रोहिबिट। अब देखो, इस जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में है, इसमें एक पॉइंट और है। क्या? जो बच्चे 14 ईयर्स से कम एज के हैं वो कोई भी डेंजरस जॉब नहीं करेंगे। मान लो कोई डेंजरस फैक्ट्रीज़ है, जैसे कह सकते हैं जो, जहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मशीनरीज बहुत ज़्यादा होंगी, या जो चीज़ें समझ लो सेफ प्लेस नहीं है बच्चों के लिए, वैसी फैक्ट्रीज और माइंस में 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे काम नहीं करेंगे। वहाँ पे बच्चों का एम्प्लॉयमेंट फॉरबिड्स है। ठीक है, तो ओवरऑल जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में उसमें 3 पॉइंट है। पहला,
पहले में क्या है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 फॉर्म दिया हुआ है एक्सप्लॉयटेशन का, जिसको डायरेक्टली बैन किया गया, डायरेक्टली प्रोहिबिट किया गया है भारत में, ठीक है, किसके तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि 14 साल से कम का बच्चा कोई भी डेंजरस जॉब नहीं करेगा, ठीक है, वो भी पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया है। और अगर ऐसा कहीं चाइल्ड लेबर देखा जाता है तो वो एक इलीगल एक्ट माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई चाइल्ड ऐसा काम कर रहा है, 14 साल से कम उम्र है और डेंजरस जॉब कर रहा है, तो वो इलीगल एक्ट माना जाएगा और जो वो काम करवा रहा है उसको सजा होगी, ठीक। और इसमें एक पॉइंट और है, राइट टू एजुकेशन बिकेम अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन, दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बिकम मोर मीनिंगफुल। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे ये काम नहीं करेंगे, और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप पढ़ना, राइट टू एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट भी इसी आर्टिकल के तहत बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर लोगे ना कि 14 साल से कम बच्चों का काम करना डेंजरस जगह पे ये कैंसिल किया गया, मतलब इसको प्रोहिबिट किया गया, और साथ ही साथ 14 साल से कम उम्र के बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट भी दिया है। दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो आई होप आप लोगों को राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक्सप्लॉयटेशन की 2 फॉर्म को प्रोहिबिट किया गया है, प्लस 14 साल से कम उम्र के बच्चे डेंजरस जगह पर काम नहीं करेंगे, और उन बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, ठीक। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट राइट देख लेते हैं। ये क्या है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग रिलीजन को फॉलो कर सकता है, रिलीजन को चूज कर सकता है, मतलब कि हर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार, मतलब उसका जो मन करता है, जो रिलीजन का मन करता है, उस रिलीजन को चूज करके उनके सारे जो रीति रिवाज होते हैं उनको फॉलो कर सकता है। किसी भी पर्सन पे भारत में कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आप ये चीज़ या ये रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? भारत में हर एक पर्सन फ्री है, वो जो रिलीजन चाहे उसको चूज कर सकता है और उस रिलीजन के हर उसको मतलब हर रूल्स को फॉलो कर सकता है, ठीक है। देखो क्या होता था पास्ट में, जब हिस्ट्री आप पढ़े होंगे, जैसे इंडियन हिस्ट्री मान लो, इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा आपको, पास्ट में बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो कि जबरदस्ती क्या करवाते थे, कन्वर्जन करवाते थे। मान लो एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, रूलर, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। रूलर मान लो पास्ट में क्या था, मुस्लिम है अगर, तो बहुत सारे केसेस आप ऐसे सुने होंगे, तो बाकी जनता चाहे जिस भी रिलीजन को फॉलो करती होगी, ये जबरदस्ती इनका कन्वर्जन करवा देते थे मुस्लिम्स में। ये एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो पास्ट में हमने ये चीज़ें देखा, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए आज के टाइम में क्या होता है, डेमोक्रेटिक, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन किया गया है, सिर्फ इसीलिए जिससे कि जो रूलर है वो फोर्सफुली कन्वर्जन ना करवा सके, ठीक है। पास्ट में तो ऐसा होता था, यही रीज़न है कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इनकॉर्पोरेट किया गया है। आगे अभी आप पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, देखो इंडिया में क्या है, पर्सन अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है रिलीजन, और उस रिलीजन का हर एक स्टेप उसे जो फॉलो करना है वो फॉलो कर सकता है, पर्सन पे किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं होता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस भी है, मतलब कि मतलब कि पर्सन फ्री है, वो कोई भी रिलीजन चूज कर सकता है और दूसरे रिलीजन को चूज नहीं कर सकता है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2 चीज़ है ना, मान लो ऐसे 4 चीज़ है, 4 रिलीजन है, तो पर्सन के पास राइट है कि वो एक रिलीजन को चूज करे और दूसरे रिलीजन को चूज ना करे, ठीक है। ये पूरी तरीके से राइट कहाँ दिया हुआ है, भारत में दिया हुआ है, कहाँ पे, किस अंडर में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट में, ठीक। समझ में आया? अच्छा यहाँ पे दिया हुआ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। अब देखो कुछ लिमिटेशंस भी दी हुई हैं, ये फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप तो है, पर्सन जो भी रिलीजन चाहे उसको चूज कर सकता है, जो रिलीजन मतलब उसे नहीं समझ में आ रहा है उसको वो चूज नहीं भी कर सकता है, रिलीजन के प्रैक्टिसेस को फॉलो भी कर सकता है, बट साथ ही साथ क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी है।
गवर्नमेंट कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर सकती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में गवर्नमेंट कुछ जगहों पर क्या कर सकती है, रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज कर सकती है। जैसे एग्जांपल लेकर के चलते हैं, सती प्रथा होता था, बाईगेमी होता था, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस होता था, इन सबको गवर्नमेंट ने क्या किया, डायरेक्टली रोक दिया। तो अब ये नहीं आप कह सकते कि ये हमारा रिलीजन है, हम इसे फॉलो करेंगे, नहीं, ये गलत है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर्स के लिए, मोरालिटी और हेल्थ को देखते हुए सरकार कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम करेंगे ही करेंगे, ठीक। तो ये ध्यान दीजिएगा, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप तो इंडिया में दिया हुआ है, बट साथ ही साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसा कि एग्जांपल के थ्रू हमने देख लिया, सती प्रथा, बाईगेमी, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसे रोक दिया था। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप है, हम इसको फॉलो ही करेंगे, नहीं, ये मोरालिटी, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है ना, इसलिए गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन कर सकती है फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, ठीक। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो लिमिटेशंस इम्पोज होता है उसकी वजह से हमेशा टसल बना होता है, मतलब कि फॉलोवर ऑफ वेरियस रिलीजन और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा टसल बना होता है, जैसे समझ लो लड़ाई टाइप का सीन रहता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है, ये जो फॉलोवर हैं अलग अलग रिलीजन के, उनका ये मानना रहेगा कि नहीं नहीं मैं तो सही कर रहा हूँ, मैं अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा हूँ, बट गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अगेंस्ट जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे गवर्नमेंट लिमिटेशंस इम्पोज ऑन कर सकती है और करती है। यही रीज़न है कि कभी कभार दोनों के बीच में टसल्स रहते हैं, ठीक, समझ में आया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब ये तो यहाँ पे हो गया इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन, वही सारी चीज़ें जो हमने ऊपर देखा है, वही ऊपर जो डिस्कस किया है वही यहाँ पे है लाइन बाय लाइन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। देखो इंडिया में क्या है, हर रिलीजन को इक्वल माना गया है, ठीक है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे रिलीजन हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हिंदू हैं, सिर्फ मुस्लिम्स हैं, सिर्फ क्रिश्चियन है, नहीं, भारत में बहुत सारे रिलीजन हैं। इसे होम टू सेवरल रिलीजन भी कहा जाता है, किसे, इंडिया को, ठीक। बट यहाँ पे क्या होता है, हर रिलीजन को इक्वली माना जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करती है, वो हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है, ठीक। और एक चीज़ और, इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। भारत में क्या है, कोई भारत का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जरूर। भारत का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई गवर्नमेंट बनी, प्रेसिडेंट बने, या मतलब कोई भी, तो वो पर्टिकुलर रिलीजन के ही होने चाहिए ना, ये कोई भी रिलीजन के पर्सन प्रेसिडेंट हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आप देखे होंगे, मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, हिंदूज भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही हो सकते हैं या सिर्फ मुस्लिम्स ही हो सकते हैं, ठीक। कोई भी सरकार हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मतलब कोई भी पोस्ट हो, वहाँ पर रिलीजन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने का मेन रीज़न क्या था, सेक्युलरिज्म को बढ़ाया जा सके, ठीक है, सेक्युलरिज्म को, प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म को बढ़ाया जा सके, ये मेन ऑब्जेक्टिव था, ये इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने का। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए ज़रूर, ठीक है। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नेक्स्ट राइट क्या है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट। देखो क्या है, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटीज़ हैं, ये तो आप पढ़े ही होंगे, बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक। सोसाइटी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, कुछ सेक्शंस बड़े लेवल पे, मतलब मान लो इस सेक्शन में ज़्यादा लोग हैं, ठीक, फिर ये सेक्शन है, फिर ये सेक्शन है, ये बड़े बड़े सेक्शंस हो गए, ठीक है। बट साथ ही साथ क्या है, कुछ छोटे छोटे सेक्शंस भी हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है बड़े सेक्शन तो होंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, छोटे सेक्शंस भी होंगे, इन सेक्शंस में भी लोग रहेंगे। तो जनरली आप देखे होंगे क्या होता है, जब ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, तो ये अपना पूरा धौंस जमाएंगे और ये छोटे वालों को क्या करेंगे, ऐसे समझ लो
एकदम नेग्लेक्ट करके रखेंगे, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये छोटे मतलब कम ग्रुप में लोग हैं, इनके लिए भी क्या है, राइट इनको दिया गया है कि ये अपना जो कल्चर है, अपना जो एजुकेशन है, अपना वे ऑफ लिविंग लाइफ है, ज़िंदगी जीने का तरीका, अपना बोली, अपना कल्चर, इन सबको ये सिक्योर करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बड़े उसमें बड़े अमाउंट में लोग हैं वो इनका जो राइट वगैरह है, मतलब जो इनके बोलने का तरीका है, उन सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देंगे और वहाँ पे अपना लेंगे ना। ये अपना अपना करें, साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ के भी पास राइट्स है क्या, कि उनका जो भी कल्चरल एजुकेशन है, कल्चर है, एजुकेशन है, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनको सिक्योर करके रख सकते हैं। आई होप अब आप लोग को कल्चरल एजुकेशनल राइट समझ में आ गया होगा, एक उसका जो बैकग्राउंड है। ठीक है, देखो वही दिया हुआ है, इंडियन सोसाइटी इमेज ऑफ डाइवर्सिटी कम्स बिफोर आवर माइंड। जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ का इमेज सामने आता है। इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ मोनोलिथिक सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप के लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, कुछ सोशल सेक्शन, मतलब बहुत सारे सोशल सेक्शंस हैं, कुछ तो बड़े हैं, बट साथ ही साथ क्या हैं, कुछ माइनॉरिटीज़ भी हैं जो बहुत लिमिटेड नंबर्स में हैं। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट डाइवर्सिटी इन आवर स्ट्रेंथ। डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका क्या मानना है, क्या सोचता है, जो डाइवर्सिटी है वही हमारी स्ट्रेंथ है। तो डाइवर्सिटी जब हमारी स्ट्रेंथ है तो हमें हर पीपुल के, हर ग्रुप ऑफ पर्सन के क्या करना होगा, लोगों का इज्जत करना होगा, लोगों की जो चीज़ें हैं, जो अधिकार हैं, उन्हें देना होगा। ठीक है, इसीलिए माइनॉरिटीज़ का राइट जो है प्रोटेक्टेड है, कहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स के अंडर में। ठीक, दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन। देखो ये जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका सिर्फ रिलीजन ही सिक्योर नहीं किया गया है, बल्कि साथ ही साथ लिंग्विस्टिक और कल्चरल, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज उनका जो है, उनका कल्चर जो है, उन सारी चीज़ों को सिक्योर किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, सिर्फ माइनॉरिटीज़ का रिलीजन ही सिक्योर नहीं किया गया है, बल्कि साथ ही साथ लैंग्वेज को भी सिक्योर किया गया है, कल्चर को भी सिक्योर किया गया है कि ठीक है, आपका जो भी कल्चर है आप उसे फॉलो करिए। अब बहुत सारे माइनॉरिटीज़ को आप देखे भी होंगे, ठीक है, डे टू डे लाइफ में भी आप देख ही रहे होंगे। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं इन्हें अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का भी राइट है, कि ये अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसमें ये जो इनका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदी करेंगे या इंग्लिश ही करेंगे, नहीं, इनका जो लैंग्वेज है, माइनॉरिटीज़ का जो लैंग्वेज है, उसका यूज़ ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, ये अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये था कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उसमें सिर्फ ये सारी चीज़ें थी। आई होप समझ में आया होगा। अब लास्ट राइट, सिक्स्थ राइट क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो फर्स्ट सेकेंड पार्ट के वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए होंगे। देखो मान लो राइट दिया हुआ है, तो सिर्फ दिए रहने से तो होगा नहीं, उस राइट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो क्या है, रूल लिखा हुआ, तो लिखे रहने से थोड़ी ना होगा, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा ना। और जो फॉलो नहीं कर रहा है वो उसका क्या होगा, उसको जब सज़ा दी जाएगी तब तो बाकी हर लोग इसको फॉलो करेंगे और लोग इसको ना फॉलो करने से डरेंगे। तो वैसे ही राइट के साथ भी है, राइट लिस्ट तो कर दी गई है, ठीक है, लेकिन मान लो ये हर पर्सन का राइट तो दिया हुआ है, लेकिन किसी का अगर हनन हो रहा है तो क्या होगा, उस पर जिसका हनन हो रहा है उसका साथ दिया जाएगा, जो उस राइट को वायलेट कर रहा है उसको पनिश किया जाएगा, तब तो ये राइट क्या हुआ, इन्फोर्स्ड हुआ ना। इसी के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिक्स्थ राइट है वो क्या दिया हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर किसी भी पर्सन का कोई भी राइट वायलेट हो रहा है तो पर्सन सीधा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 32 के अंडर में वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और बोलेगा कि ठीक है, मेरा ये फंडामेंटल राइट क्या हुआ है, इसका वॉल्यूशन हुआ है और इस पर एक्शन लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेगी। और आर्टिकल 226 के अंडर में पर्सन क्या करेगा, डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरा ये फंडामेंटल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन पे जाएगा, ना कि लीगल राइट के वॉल्यूशन पर। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन पर इन आर्टिकल्स के अंडर में पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएगा, लीगल राइट के वॉल्यूशन पर नहीं। और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा,
स्टेप लेगा, रिट इशू करेगा, उसी रिट को हम आगे देखेंगे, ठीक है। 5 रिट होते हैं। तो यही ये दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में से फंडामेंटल राइट लिस्ट कर देने से उसका नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना होगा, उसको एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करवाना होगा, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये जो आर्टिकल 32 दिया हुआ है उसको क्या कहे थे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 में दिया हुआ है उसे क्या कहे थे, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल है। तो ये एक कह सकते हैं ना, एक फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक। ऐसा इन्होंने कहा क्यों था, क्योंकि अगर किसी भी सिटीजन का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो सिटीजन तुरंत ही आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएगा और उसका फंडामेंटल राइट जो वायलेट हुआ है, उसको जो वायलेट किया है उसको सजा होगी और उस पर्सन का फंडामेंटल राइट फिर से उसके दे दिया जाएगा, ठीक। तो सिटीजन को बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर रहा है। इस रीज़न से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल कहा था, ठीक है। अब देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेंगे क्या, पर्सन कोई गया तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, रिट इशू करेंगे। 5 तरह का रिट होता है, यहाँ पे मेंशन है, हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्श्योरारी, ठीक है। ये 5 क्या है, रिट है, जो कि क्या होगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू करेंगे अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके रिट को देखते हैं। पहला रिट कौन सा है, हैबियस कॉर्पस। देखो ये मैक्सिम है, लैटिन वर्ड है, मैक्सिम नहीं लैटिन वर्ड है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, टू हैव द बॉडी। देखो मान लो किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया, ठीक है। अब कोर्ट क्या कहेगी, किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया और वो पर्सन कह रहा है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट किया गया है, तो वो कोर्ट के पास गया, ठीक। मैं एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पर्सन अरेस्ट हो गया है, पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कह रहा है कि हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जो ये मतलब जो भी इस पर्सन को अरेस्ट किया है उससे क्या कहेगी कि आप इस पर्सन को कोर्ट के सामने ले आइए। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये अरेस्ट सही है, लॉफुल है, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, ठीक। तो अब समझ में आया, ये पहला क्या हो गया, हैबियस कॉर्पस, पहला रिट हो गया। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, कोर्ट ऑर्डर दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर इट। जो अरेस्टेड पर्सन है उसे कोर्ट के सामने लाया जाए। फिर कोर्ट क्या करेगी, देखेगी कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो लॉफुल है, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, ठीक है। तो पहला रिट समझ में आया, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, वो पर्सन कोर्ट के पास गया कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, तो क्या कहेगा कोर्ट कि उस पर्सन को ले आया जाए कोर्ट के सामने। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो अरेस्ट या ग्राउंड ऑफ अरेस्ट लॉफुल है या नहीं। दूसरा रिट क्या है, मैंडेमस। मैंडेमस भी एक लैटिन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, यहाँ लिटरल मीनिंग हम लिख दे रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। वी कमांड, वी कमांड, नाम से क्लियर हो रहा है। यहाँ जैसे टू हैव द बॉडी, मतलब कि एक बॉडी डिफाइन करेगी, एक बॉडी देखेगी कि अरेस्ट जो हुआ है वो लॉफुल है या नहीं। ये पहला वाला हो गया, ठीक है। दूसरा वी कमांड, नाम से क्लियर हो रहा है, कोई कमांड कर रहा है, मतलब कि क्या है इसमें, अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई ऑफिस होल्डर, कोई पर्सन है जो कि ऑफिस होल्ड किया है, वो अपना काम, अपना लीगल ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, ठीक है, एंड देयर बाई इज इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो अभी इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझो, इसको इरेज करते हैं। मान लो कोर्ट को क्या लग रहा है, कोई पर्सन है जो कि अपना लीगल ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, अपना कोई भी काम सही से नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, पर्सन के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। तो ये पर्सन कोर्ट के पास जाएगी और बताएगी, तब तो कोर्ट को पता चलेगा कि ठीक है ये इंडिविजुअल्स के राइट को, फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है और अपना लीगल ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ऑर्डर देगी इस पर्सन को कि आप अपना लीगल ड्यूटी सही से करिए, कमांड करेगी इसको कि आप अपना लीगल ड्यूटी सही से करिए और लोगों का जो फंडामेंटल राइट आप इन्फ्रिंज कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, उसको वॉयलेट मत करिए। आया समझ में कि नहीं, 2 रेट समझ में आया अच्छे से। तीसरा क्या है, प्रोहिबिशन, नाम सही है टू प्रोहिबिट, क्या
टू प्रोहिबिट मतलब कि रोकना। रिट इज इशूड बाय हायर कोर्ट। ये रिट किसके द्वारा इशू किया जाता है? हायर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। किसको? लोअर कोर्ट को। हायर कोर्ट ये रिट इशू करती है प्रोहिबिशन का लोअर कोर्ट को। किस लिए? कि मान लो, देखो ये भी अब एग्जांपल के थ्रू समझो। दो चीज समझ में आई कि नहीं? तीसरा समझो। मान लो कोई यहाँ लोअर कोर्ट है, ठीक है, ये लोअर कोर्ट है, ये है मान लो लोअर कोर्ट, इसका जुरिस्डिक्शन ये पर्टिकुलर एरिया है, बट लोअर कोर्ट यहाँ पे अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर आकर के कोई जजमेंट कर रहा है, तो ये पर्सन क्या करेगी? कोर्ट के पास जाएगी और कहेगी कि जो ये पर्सन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी, लोअर कोर्ट के पास नहीं, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाएगी और कहेगी कि ये जो लोअर कोर्ट है अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर आकर के हमारे तक जो है एक्शंस वगैरह ले रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस केस में क्या कहेगी? लोअर कोर्ट को कहेगी कि आप ये जो जुरिस्डिक्शन के बाहर काम कर रहे हैं ऐसा काम मत करिए, ठीक है, आप अपने जुरिस्डिक्शन के अंडर में रह करके काम करिए। मतलब प्रोहिबिट कर रही है, इस कोर्ट को प्रोहिबिट कर रही है क्या? कि आप अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर के काम ना करें। समझ में आया? चलिए जी, चौथा रेट देखते हैं जो कि क्या है? क्वो वारंटो। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है बताइए? बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब कि किस अथॉरिटी से आप ये काम कर रहे हैं। ये भी देखो, इफ कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस इज नॉट इंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, इट इशूज रिट ऑफ क्वो वारंटो एंड रेस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज एन ऑफिस होल्डर। मान लो कोई पर्सन है, ये कोई ऑफिस होल्ड किया हुआ है, पर्सन है, ये इस ऑफिस को होल्ड किया है, ठीक है। अब इस पर्सन या इस ऑफिस के थ्रू क्या हो रहा है? किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। ये पर्सन क्या करेगा? मान लो पर्सन ए है, ये कोई एक ऑफिस होल्ड किया है, ये XYZ ऑफिस है, ठीक है। इस XYZ ऑफिस से या ए से क्या हो रहा है? बी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो बी हायर कोर्ट पे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाएगा और क्या कहेगा कि XYZ जो ऑफिस है या ए जो है उसकी वजह से मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चेक करेगा और अगर उन्हें ये पता चलता है कि ये जो ए पर्सन है XYZ ऑफिस को होल्ड किया है वो इसके लिए केपेबल है ही नहीं, ठीक है, तो वो ये जो रिट है क्वो वारंटो उसको इशू करेगा। कि आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास कौन सी अथॉरिटी है, आपके पास क्या है, आप किस अथॉरिटी से इस ये जो ऑफिस है, पब्लिक ऑफिस है, उसको होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? क्वो वारंटो रिट इशू होगा। आई होप आप लोगों को केसेस समझ में आ रहा है। फिफ्थ कौन सा केस है? सर्शियोरारी। सर्शियोरारी का मतलब टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या होगा? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को सर्टिफाइड करेगी। किस लिए? देखते हैं, देखो under this writ court orders lower court or another authority to transfer a matter pending before it to the higher authority or court। सर्टिफाइड किस लिए करेगी? इसमें भी हायर कोर्ट ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है। ऑर्डर अगर देना है तभी हायर कोर्ट, कोई जो सर्टिफाइड करना है तो हायर कोर्ट ही करेगी लोअर कोर्ट को। हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को सर्टिफाइड करेगी कि पर्टिकुलर अगर कोई मैटर है और लोअर कोर्ट उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो हायर अथॉरिटी को या हायर कोर्ट को वो मैटर ट्रांसफर करे, इस चीज़ के लिए सर्टिफाइड करेगी, ठीक है। तो पांचों केसेस समझ में आया आप लोग को? या एक बार रिवीजन करवाना पड़ेगा, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो ये पांचों रिट हो गए। किस केस में कौन सा रिट होगा ये हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब देखो क्या है, जुडिशरी के साथ ही साथ और भी बहुत सारे मैकेनिज्म है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे नेशनल कमीशन ऑन विमेन, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट एक्सेट्रा। ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो किस लिए हैं? फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन को रोकने के लिए ये है, ठीक है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। दीज इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ विमेन, माइनॉरिटीज, दलित। बिसाइड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज ऑल्सो बीन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट एंड देयर काइंड ऑफ राइट। ओवरऑल जुडिशरी के साथ साथ और भी कुछ कमिटीज़, कुछ कमीशंस हैं जो कि क्या करते हैं? फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरे 6 फंडामेंटल राइट थे उनको हमने डिटेल वे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसी चैप्टर में हम DPSP को भी देखेंगे। क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे, ठीक। तो चलिए जी देखते हैं अब इसको। देखो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाए थे, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किए। उन्हें पता था उस वक्त में भारत में बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, बट अगर इकट्ठे सारे चेंजेस आ जाते तो इंडियंस उसे ईजिली अडॉप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, जो हमारे मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे, उन्हें पता था कि उस टाइम पे जो भारत के लोग हैं, भारत की सोसाइटी है, उसमें बहुत सारे बदलाव लाने की ज़रूरत है। ठीक, बट इकट्ठे अगर सारे बदलाव आ जाते तो जो भारत के लोग थे, इंडियंस थे, वो उसे अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अचानक से इतने बदलाव कोई भी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, बट वो इंडियंस के लिए इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, तो हमारे मेकर्स क्या सोचे कि हम अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट ऐसा डाल देंगे जो कि जिसको क्या कहेंगे कि फ्यूचर में अगर कोई लॉज बनता है या फ्यूचर में सरकार कैसे चलेगी, सरकार काम कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड रहेंगी। फ्यूचर में कोई लॉज बनेगा तो इसके बेसिस पर बनेगा। ठीक है, उसी को क्या कह दिया गया, डीपीएसपी, जैसे नाम से भी क्लियर हो रहा है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट कैसा होगा, गवर्नमेंट कैसे चलेगी, स्टेट को कैसे चलाएगी, इसको लेकर के डायरेक्शन दिए थे। उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें मेंशन कर दिए थे। ठीक, उसी को क्या कहा गया, डीपीएसपी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। लिखा है, मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन न्यू independent India going to face many challenges. Foremost among these were challenge to bring about equality and well-being of all citizens. They also thought the certain policy direction was required for handling these problems. At the same time, Constitution did not want future government to be bound by certain policy decision. तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक गाइडलाइन को इनकॉर्पोरेट किया जो कि क्या था, इन्फोर्सेबल नहीं था। मतलब कि ऐसा प्रेशर नहीं था कि आपको ये चीज़ फॉलो ही करना होगा, क्योंकि अगर सारा चीज़ तुरंत ही डाल देते इकट्ठे कि उसी टाइम पे सबको फॉलो करना है, तो इंडियंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती ना। अचानक से इतने चेंजेस वो कैसे अडॉप्ट करते। यही रीज़न था कि इसको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किए, ये लोग लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किए कुछ पॉइंट्स को, कुछ डायरेक्टिव्स को। ये कहा गया कि धीरे धीरे करके फ्यूचर में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिएगा आप लोग। ये ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत इन्फोर्स करना है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि इसके वॉयलेशन पे कोई पर्सन कोर्ट में जा करके इसको क्या कर ले, इसके मतलब क्लेम कर ले। नहीं, ये नॉन जस्टिशिएबल भी है, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो कोई पर्सन जुडिशरी के पास जा करके बोल दे कि ये चीज़ें फॉलो नहीं हो रही हैं तो उसको इन्फोर्स करवाए। नहीं, जुडिशरी से इन्फोर्स नहीं करवा सकती है। ठीक, तो ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। डीपीएसपी क्या है, नॉन इन्फोर्सिबल और नॉन जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, क्यों है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक, तो यही सारे पॉइंट्स जो मेंशन किए गए वही क्या थे, डीपीएसपी थे। अब हम देखते हैं कि डीपीएसपी में क्या कंटेन किया गया। वही है कि गाइडलाइन को डीपीएसपी कहा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी में क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो कि हमने देख लिया, सोसाइटी को कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करनी होंगी, सोसाइटी का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें डीपीएसपी में लिखी गई हैं, उस लिस्ट में मेंशन की गई हैं। ठीक है, डीपीएसपी में कुछ और भी राइट्स मेंशन किए गए। फंडामेंटल राइट के अलावा भी कुछ राइट्स हैं जो कि कहाँ पे हैं, डीपीएसपी में दिए हुए हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना होगा, सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट। तो ये 3 चीज़ें डीपीएसपी में दी हुई हैं। कौन कौन सी, सोसाइटी का मेन गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दिया हुआ है। सोसाइटी फंडामेंटल राइट के अलावा कुछ और भी राइट्स दिए हुए हैं जो कि डीपीएसपी में हैं। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या है, कुछ पॉलिसीज मेंशन की गई हैं जो कि गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी होंगी। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ पे हैं, डीपीएसपी में हैं। डीपीएसपी क्या कंटेन करता है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो हमारे मेकर्स का माइंड था कि आखिर वो क्यों ये डीपीएसपी बनाए, ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसी बेसिस पे इसमें जो जो चीज़ें मेंशन की गई, धीरे धीरे करके बाद में इस पे गवर्नमेंट काम करना शुरू की। जैसे कि जमींदारी एबॉलिशन बिल लाया, इसी के बेसिस पे, डीपीएसपी के बेसिस पे। ठीक है, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, इनएक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉ, बहुत सारे फैक्ट्री लॉ वगैरह को बनाए, किस बेसिस पे, डीपीएसपी के, क्योंकि डीपीएसपी में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। फैक्ट्री लॉज वगैरह, मतलब पर्सन को कितने घंटे काम करने होंगे, पर्सन का वेजेस क्या होगा,
इन सारे पे देखो, फिक्स्ड मिनिमम वेजेस, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री वर प्रमोटेड एंड प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आर मेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो सरकार ने की थी वो कहाँ से की, क्योंकि ये सारी चीज़ें डीपीएसपी में मेंशन थी। ठीक है, डीपीएसपी में क्या है, राइट टू एजुकेशन है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पार्शियल राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम, ये सारी चीज़ें डीपीएसपी में दी हुई थी। ठीक, समझ में आ गया, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट छोटा ही था। इसमें वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो तुरंत ही वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन कर दिया गया कि तुरंत ही इसको इन्फोर्स करवाना, नहीं, धीरे धीरे करके आप सोसाइटी में ये सारी चीज़ें लाएंगे, क्योंकि अगर सारी चीज़ें इकट्ठे ही आ जाती तो पीपल, हमारी जो इंडिया की उस समय पॉपुलेशन थी, पीपल थी, वो सारी चीज़ों को इकट्ठे अडॉप्ट नहीं कर पाती। ठीक, चलिए जी, अब फंडामेंटल ड्यूटी देख लो, इसके बारे में बस इतना ध्यान दो। जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस वक्त फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ लिया गया। तो जो 42वां संशोधन अधिनियम था, उससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। बाद में 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से एक और जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो अभी टोटल 11 हैं। अभी फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में आपको सिर्फ इतना ही देखना है। ठीक है, अभी ये हम रिलेशनशिप देखेंगे, उससे पहले आप यहाँ देख लो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के गोल्स वगैरह को देख लो। पहले क्या गोल है, मेनली 3 गोल है। कौन कौन सा, पीपल के वेलफेयर को प्रमोट करना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, जो लोगों के जीने का स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना, और रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा क्या है, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना। देखो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। ठीक, इसीलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो डीपीएसपी का 3 मेन गोल क्या है, लोगों का वेलफेयर प्रमोट करना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करना, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाना, और रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना। ठीक, चलो जी, अब पॉलिसीज़ देख लो डीपीएसपी के कौन कौन से पॉलिसीज़ हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, मतलब कि यूसीसी, इस पर तो कितने केसेस आ रहे हैं आप देख ही रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑल ओवर इंडिया में एक ही कोड हो इस सीन पे लेकर के। अल्कोहलिक लिक्वर वगैरह को प्रोहिबिशन, लिकर, अल्कोहलिक लिकर का प्रोहिबिशन, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूजफुल कैटल, प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत। ये सारा क्या है, पॉलिसीज है इसका, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का। ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल राइट्स इसमें कौन कौन से दिए हैं ये देख लीजिए। एडिक्वेट लाइवलीहुड, ये राइट दिया हुआ है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मैन एंड वीमेन। देखो अभी सोसाइटी में देखे होगा, काम यही है, इसको मेन कर रहे हैं 400 रुपये मिल रहा है, सेम काम वीमेन कर रही हैं 200 रुपये मिल रहा है, तो इस चीज़ को हटाना होगा। ठीक है, ये राइट कहाँ पे दिया हुआ है, डीपीएसपी में दिया हुआ है, इसीलिए ये नॉन जस्टिशिएबल भी है। ठीक, नेक्स्ट राइट कौन सा है, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल से कम उम्र के बच्चों का क्या, राइट टू एजुकेशन और चाइल्डहुड केयर। ये सारा क्या है, राइट दिया हुआ है कहाँ पे, डीपीएसपी में। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। चलो जी, अब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं। देखो दोनों क्या करता है, राइट ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, दोनों राइट ही प्रोवाइड करता है, ये दोनों कॉमन चीज हो गई। ठीक, फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट को कुछ काम करने से रोकता है, रिस्ट्रेन करता है, और डीपीएसपी गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए कहता है, टू डू। ठीक है, फंडामेंटल राइट में अभी पीछे आप देखे होंगे क्या कहा है, गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती है, इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी, ये इन सारी चीज़ों को लेकर के नहीं रोकेगी। तो फंडामेंटल राइट मतलब समझ लो कि सरकार को रिस्ट्रेन किया जाता है। यहाँ है फंडामेंटल राइट रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग, वाइल डीपीएसपी, एक मिनट जी, डीपीएसपी क्या करता है, गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग। तो पहला रिलेशन ये हो गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या करता है, इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करता है, वहीं डीपीएसपी क्या करता है, सोसाइटी, होल सोसाइटी के राइट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, पहला डिफरेंस समझ में आया। फंडामेंटल राइट क्या करता है, रिस्ट्रेन करता है गवर्नमेंट को, रिस्ट्रेन करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, वहीं पर डीपीएसपी काम करने के लिए कहता है। दूसरा
फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल के राइट को प्रमोट करता है, ठीक है, और डीपीएसपी सोसाइटी के राइट को प्रमोट करता है, ठीक। देखो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत बार ऐसा हुआ है कि फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन से कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत बार ऐसा हो गया है कि फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट अरोज हो गया है, बट फिर भी कुछ चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया तो इसमें ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, बट ये गलत है, क्योंकि जमींदारी सिस्टम रहती तो एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी रहती, कुछ पर्सन के पास कुछ प्रॉपर्टी, कुछ के पास कुछ रहती ही नहीं, तो बट दिस इज रॉन्ग ना। तो ऑब्वियस सी बात है जमींदारी सिस्टम को हमें ख़त्म करना था, तो हमने डीपीएसपी को फॉलो किया। यहाँ पे फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है ऐसा बोला गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। वॉयलेटेड राइट टू प्रॉपर्टी, जमींदारी सिस्टम को हटाना क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को वॉयलेट किया गया। यही रीज़न था कि इसके बाद क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट का जो स्टेटस था वो ख़त्म किया गया और इसे एक लीगल राइट बनाया गया। क्योंकि इसके पीछे क्या रीज़न था, सिर्फ एक इंडिविजुअल के राइट को हम नहीं देख सकते ना, हमें सबके राइट को देखना है, और जमींदारी सिस्टम से कुछ लोगों का ही हित हो रहा था, सारे लोगों का हित नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी समझ में आया कि कहाँ पे कैसे डीपीएसपी को कुछ जगह इंप्लीमेंट करवाने पे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, तो उस केस में क्या हुआ। एक एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी वाला है, वहीं पे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। अब देखो एक कॉम्प्लिकेटेड डिबेट और था, कौन सा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के गवर्नमेंट का। देखो लड़ाई किसके किसके बीच में थी, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। गवर्नमेंट क्या कह रही थी, गवर्नमेंट कह रही थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कह रही थी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन नॉट मेक अमेंडमेंट दैट वॉयलेटेड फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि नहीं, आप किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, जो चीज़ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ये जो टसल था, मतलब कि दोनों के बीच में लड़ाई थी, बहुत लंबा चला। जो लॉ के स्टूडेंट होंगे, थोड़ा बहुत लॉ पढ़े होंगे, तो वो देखिए, जैसे कि शंकर प्रसाद का केस था और सज्जन सिंह का केस था, और ऐसे बहुत सारे बेरुबारी केस, बहुत सारे केसेस आए। बट जो केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती केस, उसमें इस चीज़ को, इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व किया गया। ये कहा गया ठीक, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को वॉयलेट कर सकते हैं, बट वो पार्ट क्या होगा, बेसिक फीचर के बाहर हो, वो बेसिक फीचर को डिस्टर्ब ना करे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इन दिस केस कोर्ट सेड दैट देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर, कुछ बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें कोई भी बदलाव पार्लियामेंट नहीं कर सकता, या कोई भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। बाकी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंजेस वगैरह ला सकती है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो टसल था, जो प्रॉब्लम थी, वो चीज़ें कहाँ पे सॉल्व हुई, केशवानंद भारती केस में जाकर के सॉल्व हो गई, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड चैप्टर था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक पे हुआ हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे, और जल्द से जल्द थर्ड चैप्टर भी हमारे चैनल पे आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।